अध्याय 341 दफा हो जाओ। आर्यन सिंघानिया के कानों में इस समय सारी आवाज़ें मानो बंद हो गई थीं। सिर्फ वो 4 शब्द बचे थे जो उसके सामने खड़ी इस औरत ने कहे थे। मेरा एक अफेयर था। आर्यन सिंघानिया ने ये शब्द बुदबुदाए। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था या इसलिए कि वह बहुत ज़्यादा शौक में थी। वह वहीं खड़ा रहा और बहुत देर तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। नैना शर्मा भी एक पल के लिए रुकी, जैसे उसे समझने का समय देना चाहती हूँ। फिर उन्होंने अपने बैग से डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और उसे देने के लिए आगे बढ़ीं। मैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पूरी जिम्मेदारी लूंगी, इसलिए इस डिवोर्स एग्रीमेंट के तहत मैं शादी से कुछ नहीं ले रही हूँ। मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारे साथ अपनी शादी के दौरान मैंने हमारे शर्मा एंटरप्राइज में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था वह तुम्हें वापस कर दूंगी। हालांकि अभी मेरे पास इसे वापस करने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं इसे इंस्टॉलमेंट में वापस कर दूंगी। मैं इसे ज़रूर चुका दूंगी। आर्यन सिंघानिया की नज़र धीरे धीरे डिवोर्स एग्रीमेंट पर पड़ी। बिखरे पन्नों पर उसे नैना शर्मा के साइन दिखे। ये बहुत साफ था। आर्यन सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गईं और वह कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। उसने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं और अपनी काली आंखों से नैना शर्मा को देखा। वह हैरान था कि वह इस समय भी इतना शांत कैसे रह सकता है और उसने अपने होठों पर मुस्कान भी ला दी। नैना शर्मा, लगता है तुम आज पूरी तैयारी से आई हो। मैं बस हर किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आर्यन सिंघानिया का रिएक्शन नैना शर्मा की उम्मीद से थोड़ा अलग था, लेकिन सोचने पर यह नॉर्मल था। वह उससे प्यार नहीं करता था। चाहे उसने धोखा दिया हो या नहीं, उसका कोई वायलेंट रिएक्शन कैसे हो सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा वह यही सोचेगा कि वह उसके और सिंघानिया परिवार के लिए एक बेइज्जती है। खुशकिस्मती से वह हर चीज़ के लिए तैयार थी। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन सिंघानिया हमेशा इतना शांत रह पाएगा। नैना शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, आर्यन सिंघानिया, मुझे पता है कि तुम मेरे पिछले कामों को नहीं मान सकते क्योंकि तुम बहुत ऊंचे पद पर हो और इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मुझे भी वैसी ही बेइज्जती झेलनी पड़े, लेकिन तुमने ऐसा किया है ना? मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करती कि अब हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं, लेकिन क्या शादी की उलझन यहीं खत्म हो सकती है? क्या आपने काफ़ी कह दिया? आर्यन सिंघानिया के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदला और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। बस जिस आवाज़ में वह बात कर रहा था उसमें ज़रा भी गर्मजोशी नहीं थी। वह इतनी ठंडी थी कि लोगों के दिल थोड़े कांप उठे। नैना शर्मा, इतनी सारी बातों के बाद तुम बस तलाक चाहती हो। बदकिस्मती से तुम्हारा बहाना बहुत बुरा है और बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। ईशा, तुमने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया, भले ही वो सच हो। नैना शर्मा मुस्कुराती रहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इसे मजाक समझ सकते हैं। असल में मैं आपको तलाक देने को कैसे तैयार हो सकती हूँ? सिंघानिया परिवार की जवान मालकिन बनने के पीछे कितने लोग पड़े हैं। मैं सभी औरतों के लिए जलन और जलन की चीज़ हूँ। अगर आप तलाक के लिए राज़ी नहीं हैं तो चलो इसे पब्लिक कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं आपकी पत्नी हूँ, सिंघानिया परिवार की असली जवान मालकिन। मैं वह सब कुछ पाना चाहती हूँ जिसकी मैं हकदार हूँ, जिसमें इज्जत और पैसा भी शामिल है। आपकी नेटवर्थ। आर्यन सिंघानिया को सच में उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा के हाव भाव इतनी जल्दी बदल जाएंगे और उनका लहजा अभी भी इतना नेक होगा। ये सच में वही थी, नैना शर्मा। लेकिन इस बार वह समझदार थीं और आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हट गईं। आर्यन सिंघानिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर ठंडक देखी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आगे कहा, ओह ठीक है, मुझे अभी भी तुमसे कुछ कहना है। अच्छी खबर, बधाई हो, तुम पिता बनने वाले हो। बच्चा 6 हफ्ते का है। अब तुम पिता बन गए हो। अध्याय 342 दफ़ा हो जाओ 22। खुश पिता। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के मुंह से निकले इन 3 शब्दों से चौंक गए। एक पल के लिए उनका पूरा शरीर हैरान रह गया। नैना शर्मा प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये 3 शब्द तारीफ के लायक नहीं थे। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए धीमे हुए, लेकिन वह जल्दी ही समझ गए कि पिता होने से उनका क्या मतलब है। बच्चा 6 हफ्ते का था। पिछली बार उसने उसके साथ 1 महीने पहले यानी 4 हफ्ते पहले सेक्स किया था। उससे पहले जब उसे पता चला कि उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हैं, तब से उसने उसे कभी छुआ तक नहीं था। उस दौरान उनका कांटेक्ट सिर्फ उस रात हुआ था जब बूढ़े आदमी शर्मा ने उन्हें ड्रग दिया था। हालांकि उस रात उन्होंने सेक्स नहीं किया और उसे यश गोयल ले गया। उस रात को लगभग 6 हफ्ते हो चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ईशा उनकी ईशा नहीं थी। आर्यन सिंघानिया की आंखें अचानक भारी हो गईं और उसकी आंखों के नीचे एक तूफान सा उठ रहा था। उसने मुस्कुराती हुई नैना शर्मा को घूरा और उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे नरक से आ रही हो, बहुत डरावनी। नैना शर्मा, क्या तुम सच में ईशा प्रेग्नेंट हो? इस तरह की चीज़ नकली नहीं हो सकती। नैना शर्मा ने जवाब दिया।
उसने डिवोर्स एग्रीमेंट डेस्क पर रख दिया, फिर अपने बैग से एक लिस्ट निकाली और आर्यन सिंघानिया को फिर से दे दी। मैं आज सुबह टेस्ट के लिए गई थी। बच्चा बहुत हेल्दी है। क्या तुम खुश हो? आर्यन सिंघानिया ने तुरंत रूप नहीं लिया। उसकी गहरी आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं और उसकी आंखों की ठंडी रोशनी उसे चुभ रही थी, जैसे वह उसके आर पार देखना चाहती हो। आर्यन सिंघानिया की नज़र में हमेशा से लोगों के दिलों को देखने की काबिलियत थी। कई बार अगर वह अपना सब कुछ न दे तो उसकी सच्ची फीलिंग्स आसानी से सामने आ जाती थीं। आज चाहे कुछ भी हो, वह उसके सामने अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं देख सकती थी। नैना शर्मा ने अपनी मुस्कान को चमकदार और लालची बनाने की बहुत कोशिश की। उसने एक हाथ से अपने पेट के निचले हिस्से को छुआ और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा लड़का है या लड़की, लेकिन मुझे लड़के पसंद हैं। अगर ये लड़का हुआ तो वह बड़े सिंघानिया ग्रुप का वारिस बन सकता है, आपकी पोजीशन का वारिस बन सकता है, आपकी बहुत सारी दौलत और पावर का वारिस बन सकता है। ये कितना अच्छा है। आर्यन सिंघानिया को नैना शर्मा की मुस्कान बहुत पसंद आई। उनकी आवाज़ नर्म थी, लेकिन हर शब्द दिल को छू लेने वाला था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से लिस्ट छीन ली। उसकी गहरी आंखों ने तेजी से उसे देखा। 6 हफ्ते शब्द एक तेज चाकू में बदल गया था जो बेरहमी से उसके दिल में चुभ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके पैर लगभग उसके शरीर को संभाल नहीं पा रहे थे। उसने कहा कि वह उसके बच्चों को जन्म देगी। वह उम्मीदों से भरा था और एक सुंदर भविष्य के बारे में सोचता था, लेकिन अपने सबसे खुशी के पल में उसने चुपके से गर्भनिरोधक ले लिए। वह उसके बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वह किसी और आदमी के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। जब उसने कहा कि उसका अफेयर है तो वह उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। उसे अभी भी उम्मीद की एक किरण दिख रही थी। भले ही उसने अपनी आंखों से उसे यश गोयल के साथ जाते हुए देखा था और अपने कानों से उसे यह कहते हुए सुना था कि वह यश गोयल को पसंद करती है, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। आखिर में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसका हाथ अचानक भींच गया और उसके हाथ में रखी लिस्ट तुरंत सिकुड़कर एक गेंद बन गई। उसने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी थी। एक दर्दनाक निराशा के साथ उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। नैना शर्मा, तुम्हारी रिया सच में प्रेग्नेंट है। लगता है आप बहुत खुश हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। अध्याय 343। 343 दफ़ा हो जाओ 23। नैना शर्मा ने कहा और एक कदम आगे बढ़ी। उनका हाथ धीरे से आर्यन सिंघानिया के सीने पर गया और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा। उनकी लंबी घुंघराले पलकें कैटेल लीफ के पंखों जैसी थीं और उनकी आवाज़ और भी नर्म हो गई। आर्यन सिंघानिया, टेस्ट क्लियर होने के बाद क्या हम मेरी पहचान बताने के लिए कोई समय तय कर सकते हैं? मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेरी पहचान माननी होगी। आखिर हमारा एक बच्चा है। हम इस बच्चे को नाजायज़ बच्चा नहीं बनने दे सकते, है ना? उसका छोटा सा मुलायम हाथ उसके सामने रखा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी गर्दन दबा रही है, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा है। आर्यन सिंघानिया की मसल्स में खिंचाव था और उसकी आंखें ठंडी और कमज़ोर थीं। उसने नैना शर्मा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दूर ले गया। उसका एकदम से एप्पल ऊपर नीचे हो गया। आर्यन सिंघानिया ने फिर से अपना मुंह खोला और उसकी आवाज़ सच में थोड़ी कांप रही थी। नैना शर्मा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? बच्चा 6 हफ्ते का। आर्यन सिंघानिया, तुम कितनी बार चाहोगे कि मैं तुम्हें जवाब दूं? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बच्चा 6 हफ्ते का है और बहुत हेल्दी है। भविष्य में मैं ज़रूर एक गोरे और गोल-मटोल बच्चे को जन्म दूंगी। हम 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार होंगे। अब और मत कहो, क्या तुमने मुझसे ये कहने के लिए नहीं कहा था? मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह आदमी है या औरत, लेकिन जब तक उसका सरनेम सिंघानिया है, उसे सब कुछ मिल सकता है ना? मैं उससे कहूंगी कि वह तुम्हारे साथ शुक्रगुजार रहे क्योंकि तुम उसे सब कुछ दोगी। वह पक्का तुम्हारे लिए बेटा जैसा होगा, रिया। मैंने कहा रुको। आर्यन सिंघानिया अचानक दहाड़ा। फिर उसने जोर से अपने पास रखी टेबल पर मुक्का मारा। उस बहरा कर देने वाली आवाज़ ने नैना शर्मा की बोलती पूरी तरह बंद कर दी। नैना शर्मा ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। उसका पूरा शरीर धुंध में डूबा हुआ था। उसका सुंदर चेहरा कसा हुआ था, माथे की नसें उभरी हुई थीं और उसकी आंखों के नीचे तूफानी लहरों की तरह घूम रहे थे, जैसे वह अगले ही पल उसके पूरे शरीर को चबा जाएगा। नैना शर्मा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसकी पीठ में ठंडक दौड़ गई और उसके पैर अनजाने में कांपने लगे। अगर उसका बच्चा न होता तो शायद वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती, लेकिन एक माँ के तौर पर वह मजबूत थी। एक माँ के तौर पर वह मजबूत थी। अपने बच्चे के लिए उसमें बहुत हिम्मत और ताकत थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी, वह हार नहीं सकती थी। नैना शर्मा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गले से शब्द निकालने की कोशिश की। मैं आज यहाँ सिर्फ आपको ये खुशखबरी सुनाने आई हूँ।
चूंकि आप पहले से ही जानते हैं तो बस इतना ही। थोड़ी देर रुकने के बाद नैना शर्मा ने आगे कहा, लेकिन अब बच्चा 6 हफ्ते का हो चुका है। आपको ये भी पता है कि 3 महीने में ये साफ हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे उम्मीद है कि उससे पहले हमारे रिश्ते के बारे में पब्लिक में बता दिया जाएगा। इस तरह सबको पता चल जाएगा कि मैं जिस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ वह आपका है। नैना शर्मा असल में सबसे रोमांचक, सबसे भड़काऊ और सबसे गलत शब्दों के साथ नाच रही थी। उसने सोचा कि भले ही आर्यन सिंघानिया उससे प्यार न करता हो, एक आदमी के तौर पर वह कभी भी अपनी औरत को उसे ककोल्ड बनाने की इजाज़त नहीं देगा। किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होने की तो बात ही छोड़ दें। कोई भी आदमी इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आर्यन सिंघानिया का हाथ अचानक उसके लेपल्स पर आ गया। उसने उन्हें इतनी जोर से पकड़ा कि वह थोड़ी ऊपर उठ गई। उन्होंने उग्रता से, शब्द दर शब्द, अपना मुंह खोला, नैना शर्मा, तुम्हारी हिम्मत है तुम्हें छेड़ने की। वह साफ तौर पर बहुत गुस्से में था, लेकिन आर्यन सिंघानिया की आंखें अनजाने में नम हो गईं। अध्याय 344 दफ़ा हो जाओ 24। आर्यन सिंघानिया की ताकत से नैना शर्मा जमीन से ऊपर उठ गईं। उसने उनका कॉलर कसकर पकड़ लिया, जिससे उनका गला कस गया और उनकी सांस थोड़ी फूलने लगी। अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि 2 लोग थे। वह अपने साथ कुछ नहीं होने दे सकती थी। नैना शर्मा ने जल्दी से आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ा और जोर से दबाया। जैसे ही उसने दबाया, वह हौंफने लगी और बोली, आर्यन सिंघानिया, तुम मेरे साथ जैसा बर्ताव करोगे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक तुम इस बच्चे को अपनाओगे, जब तक मेरा बच्चा भविष्य में सिंघानिया ग्रुप का वारिस बन सकेगा, तुम जो भी करोगे मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। बच्चा, 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 ईशा। शैतान जैसे शब्द आर्यन सिंघानिया के कानों में बार बार घुस रहे थे, उसका दिल काट रहे थे। उसे सांस लेने की भी जगह नहीं थी। ठीक इसी तरह नैना शर्मा ने उसे बेरहमी से नरक की खाई में धकेल दिया और तब तक गिराया जब तक उसका शरीर और हड्डियां टूट नहीं गईं। वह सच में बेरहम थी। वह ऐसे मुस्कुरा सकती थी और उसके शरीर में चाकू घोंप सकती थी। उसे विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। आर्यन सिंघानिया का हाथ, जो नैना शर्मा के कपड़े पकड़े हुए था, बुरी तरह कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। नैना शर्मा ने असल में ऐसे ही उसका हाथ छोड़ दिया। नैना शर्मा के पैर जमीन पर गिर गए और वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। वह अपनी गर्दन ढकने और कुछ बार खांसने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्यन सिंघानिया वहीं अकड़कर खड़ा था, उसकी आंखें और ज्यादा गीली होती जा रही थीं। उसने अचानक अपनी आंखें नीची कर लीं और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नैना शर्मा, दफा हो जाओ। वह भी उससे मिलना नहीं चाहता था और वह नहीं चाहता था कि वह उसे इस तरह देखे। नैना शर्मा अब जाना नहीं चाहती थी। आज वह यहाँ आने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाली थी। उसका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वह जा नहीं सकती थी। नैना शर्मा की काली आंखें घूमी और डेस्क पर रखे डिवोर्स एग्रीमेंट पर नजर डाली। उसने चुपके से एक सांस ली, मुस्कुराई और धीरे से अपने लाल होंठ खोले। लगता है तुम अभी भी इस बात को मान नहीं पा रहे हो कि तुम कुछ समय के लिए पिता बन गए हो। फिर मैं तुम्हें कुछ समय दूंगी। मैं पहले जाऊंगी। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, वह रुकी और डिवोर्स एग्रीमेंट लेने के लिए डेस्क की तरफ चली गई। क्योंकि हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए यह एग्रीमेंट बेकार है। चलो इसे फाड़ देते हैं। अगर भविष्य में मेरे बच्चे को सिंघानिया कॉर्पोरेशन विरासत में मिलेगा तो मैं ये डिवोर्स एग्रीमेंट नहीं रख सकती। ये बहुत इनसिक्योर है ना? जैसे ही नैना शर्मा ने यह कहा, उसने डिवोर्स एग्रीमेंट उठाया और उसे फाड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह उसे फाड़ने वाली थी, अचानक एक बड़ा हाथ आया और उसने डिवोर्स एग्रीमेंट छीन लिया। आर्यन सिंघानिया ने एग्रीमेंट को टेबल पर जोर से दबाया और दूसरे हाथ से एक पेन पकड़ा। उसने उस पर अपना नाम साइन किया और फिर उसे नैना शर्मा पर फेंक दिया। उसकी गहरी आंखें दुख से भरी थीं, लेकिन उन पर उदासी की परतें थीं। चाहे उसे कितना भी दर्द हो, वह उसे कुछ भी देखने नहीं देता था। उसने ऑफिस के दरवाजे की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, दफा हो जाओ। नैना शर्मा के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने डिवोर्स एग्रीमेंट लिया। उन्होंने आर्यन सिंघानिया के गुस्से वाले सिग्नेचर देखे। पेन लगभग कागज में घुस गया था और उसका नाम कागज पर गहराई से खुदा हुआ था। यही नतीजा था जो वह चाहती थी। लेकिन जब वह पल सच में आया तो उसके आंसू बह निकले। उसका एक खूबसूरत सपना आखिरकार इस पल खत्म हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी सिसकियों को दबाया। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम सच में मुझे तलाक देने वाले हो? क्या तुम फिर से सोचना चाहते हो? अध्याय 345 एक विकल्प 1। आर्यन सिंघानिया के होंठ ऐसे मुड़े जैसे वह मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अंधेरा था। उसके हाथ कसकर बंद थे और वह हिलने को बेताब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अगर नैना शर्मा ने एक और शब्द कहा तो वह उसका गला काट देगा। आर्यन सिंघानिया ने अपना हाथ बढ़ाया और नैना शर्मा की कलाई को जोर से पकड़ लिया। उसने उसे खींचा और ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ा।
नैना शर्मा हैरान रह गईं और सिर्फ लड़खड़ा गईं। जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो आर्यन सिंघानिया ने उसका हाथ झटक दिया। फिर वह मुड़ा और ऑफिस की तरफ वापस चला गया। दरवाज़ा नैना शर्मा के सामने जोर से बंद हुआ, जिससे उसके कान बंद हो गए। नैना शर्मा हैरान होकर एक ही जगह पर खड़ी रहीं। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ या वह डर गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ देर तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। असिस्टेंट विक्रम ने वह आवाज़ सुनी और जल्दी से सेक्रेटरी के कमरे से बाहर आ गया। अपने सामने का सीन देखकर वह नैना शर्मा को दया से देखे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा कि वह और बिग बॉस एक बार फिर फेल हो गए। ईशा, एक अच्छी शादी का ऐसा अंत कैसे हुआ? असिस्टेंट विक्रम कुछ कदम आगे बढ़ा और नैना शर्मा की हल्की लाल आंखों और पीले चेहरे को देखा। उसने धीमी आवाज में उसे दिलासा दिया, यंग मैडम, उदास मत हो। रिया, बॉस सिंघानिया आजकल बुरे मूड में हैं। जब उनका मूड अच्छा हो तो तुम्हारे दोबारा आने में देर नहीं हुई है। रिया, भविष्य में। नैना शर्मा के हाथ ने अनजाने में डिवोर्स एग्रीमेंट को अपने हाथ में भींच लिया। वह हंसना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसने और आर्यन सिंघानिया ने इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे। अब से वे दो अलग अलग लोग थे जिनका कोई भविष्य नहीं था। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से सूंघा। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर असिस्टेंट विक्रम की तरफ मुस्कुराने की कोशिश की। असिस्टेंट विक्रम, थैंक यू। इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। लेकिन नैना शर्मा ने हाथ में डिवोर्स एग्रीमेंट उठाया और आगे कहा, मैंने आर्यन सिंघानिया के साथ डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। अब मुझे यंग मैडम मत कहो। असिस्टेंट विक्रम ने एग्रीमेंट को हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बिग बॉस तलाक के लिए मान जाएंगे। नैना शर्मा ने असिस्टेंट विक्रम से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उसकी तरफ हल्का सा सिर हिलाया, फिर मुड़कर चली गई। हालांकि डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन हो गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे डिवोर्स ले सकते थे। उसे यह एग्रीमेंट वकील को देना था और उसे डिवोर्स प्रोसेस संभालने देना था। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी वह आर्यन सिंघानिया के साथ अपना रिश्ता सच में खत्म करेगी। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसे ये तलाक का एग्रीमेंट जल्द से जल्द वकील को सौंपना था। नैना शर्मा लिफ्ट की तरफ चली गईं। चलते चलते उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और वकील को फ़ोन किया। असिस्टेंट विक्रम हैरान रह गया और कुछ कह नहीं पाया। पहले बिग बॉस तलाक के लिए राज़ी नहीं थे। इस मिस शर्मा ने उसे तलाक के एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए क्या कहा? असिस्टेंट विक्रम ने अनजाने में कसकर बंद दरवाजे को देखा और समझ नहीं पाया। फिर उसने नैना शर्मा को फ़ोन पर बात करते सुना, जैसे वह किसी वकील से मिल रही हो। क्या नैना के बिग बॉस और मिस शर्मा सच में अलग हो गए? असिस्टेंट विक्रम अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ऑफिस का दरवाज़ा खुला। दरवाजे के पीछे आर्यन सिंघानिया का लंबा चौड़ा रूप दिखाई दिया। असिस्टेंट विक्रम हैरान रह गया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, बी बॉस सिंघानिया, क्या हुआ? नैना शर्मा कहाँ है? आर्यन सिंघानिया की आवाज़ बहुत धीमी और गहरी थी, लेकिन उसमें एक अचानक आई हुई तेजी थी। अध्याय 346 एक विकल्प दो। असिस्टेंट विक्रम को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा से कुछ पूछेंगे। वह एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर अचानक उन्होंने जवाब दिया, मयंक मैडम अभी गईं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आर्यन सिंघानिया पहले ही बाहर निकल गया। उसे बस हवा का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। जब आर्यन सिंघानिया लिफ्ट की तरफ भागा तो नैना शर्मा की लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। आर्यन सिंघानिया का हाथ अनायास ही भींच गया और वह दूसरी लिफ्ट का बटन दबाने के लिए मुड़ा। दरवाज़ा खुलते ही वह जल्दी से अंदर गया और बंद करने का बटन दबा दिया। आर्यन सिंघानिया लिफ्ट की स्टील की दीवार से सट गया। उसने अपने सामने लगे ट्रांसपेरेंट शीशे से खुद को देखा। उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने खुद का बहुत मजाक उड़ाया। उसे नहीं पता था कि वह अब भी उसके पीछे क्यों भागना चाहता था, लेकिन जब उसने नैना शर्मा को ऑफिस से बाहर खींचकर दरवाज़ा जोर से बंद किया तो वह वहीं खड़ा रहा। एक पल के लिए उसकी पूरी दुनिया अंधेरी हो गई, जैसे उसके पास कुछ भी नहीं बचा हो। तलाक, अडल्टरी, प्रेगनेंसी, बच्चा। जिस पल नैना शर्मा इस ऑफिस में आई थी, वह उस पर हमला करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। वह तमीज़दार नहीं थी और उसके दिल पर वार करने के लिए सबसे बेरहम शब्दों का इस्तेमाल करती थी। वह जितना ज़्यादा परवाह करता, उसके पास विरोध करने की उतनी ही कम गुंजाइश होती। वह उसके द्वारा एक एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया और आखिर में उसका दिमाग खराब हो गया। उसने अपने हाथों से डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन किया, जो उसे अपने हाथों से उसे जाने देने के लिए कहने के बराबर था। लेकिन शुरू से आखिर तक उसने जो कुछ भी किया, वह उसे जाने नहीं देना था। ये सब उनके बीच थोड़ी सी उम्मीद के लिए था। अब उसने खुद ही उसे खत्म कर दिया था। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची की और अपने हाथों को देखा, जो धीरे धीरे कांप रहे थे। फिर जैसे उसका दिमाग उसे हिलने के लिए कह रहा हो, वह मुड़ी और एक हाथ से दरवाज़ा खोला। वह शायद किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी निराशा और हताशा को छिपाते हुए पीछे झुक गए। उसके पीछे भागने से शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम जब वह अपना दिमाग खो चुका था तो उसने नैना शर्मा का हाथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। योजक चिन्ह। नैना शर्मा लिफ्ट से उतरी और सीधे मेन गेट पर चली गईं। उन्होंने पहले ही वकील से अपॉइंटमेंट ले लिया था। वह अब वकील की बिल्डिंग में जाकर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट सौंपने वाली थीं। वह तुरंत उनके लिए ये काम कर पाएगा। इस तरह वह आर्यन सिंघानिया से ऑफिशियली डिवोर्स ले सकती थीं। नैना शर्मा हॉल के बीच में ही पहुंची थीं कि उन्हें अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर किसी ने बॉस सिंघानिया को आवाज़ दी। नैना शर्मा के कदम थोड़े रुक गए। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। आर्यन सिंघानिया का लंबा कद लिफ्ट से बाहर निकल रहा था। उसने अपनी आंखें उठाईं और नैना शर्मा की आंखों से मिलीं। नैना शर्मा का दिल अचानक जोर से धड़का और उसके दिल में एक बहुत बुरा ख्याल आया। आर्यन सिंघानिया उसके पीछे क्यों पड़ा? क्या वह अपनी बात से पलट गया, ईशा, और अब भी उसे जाने देने का प्लान नहीं बना रहा था? नहीं, उसके लिए डिवोर्स एग्रीमेंट के लिए लड़ना आसान नहीं था। आर्यन सिंघानिया से सारे रिश्ते खत्म करना उसके लिए आसान नहीं था। वह उसे पछताने का मौका नहीं दे सकती थी। नैना शर्मा ने अपने हाथ से एग्रीमेंट को कसकर पकड़ लिया और वह बाहर भाग गई। जब आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की हरकतें देखीं तो उसकी भौहें तुरंत तन गईं। असल में अभी शांत होने के बाद उसे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि नैना शर्मा अभी उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए उकसा रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि सच में ऐसा ही था। बात बस इतनी थी कि वह उसकी कमजोरी को समझने में बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वह एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखें गहरी हो गईं। वह अपने लंबे पैरों के साथ बाहर निकली और तेजी से उसके पीछे भागी। नैना शर्मा कितनी भी तेज भागी, आर्यन सिंघानिया ने तेजी से उनके बीच की दूरी कम कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ी। किसे पता था कि जब वह दौड़ी तो कांच का दरवाज़ा समय पर खुला भी नहीं था और वह उससे टकरा गई। अध्याय 347 विकल्प 3। नैना शर्मा कितनी भी तेज भागी, आर्यन सिंघानिया ने तेजी से उनके बीच की दूरी कम कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ी। किसे पता था कि जब वह दौड़ी तो कांच का दरवाज़ा समय पर खुला भी नहीं था और वह उससे टकरा गई। उसका सिर जोर से कांच के दरवाजे से टकराया। नैना शर्मा को इतना दर्द हुआ कि उसे ठंडा पसीना आ गया। उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। क्योंकि टक्कर बहुत ज़्यादा जोर से लगी थी, उसके कदम लड़खड़ा गए और वह नीचे गिर गई। आर्यन सिंघानिया चौंक गया और अचानक आगे बढ़ा। इससे पहले कि नैना शर्मा ज़मीन पर गिरती, उसने दोनों हाथों से उसके शरीर को पकड़ लिया। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की बाहों में गिर पड़ीं। उनका पूरा सिर चकरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सिर में सुइयां चुभ रही हों। वह खुद को रोक नहीं पाईं और आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगीं। आर्यन सिंघानिया की भौहें तन गई थीं और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसने अपनी बाहों में नैना शर्मा के पीले चेहरे को देखा और गहरी आवाज़ में कहा, नैना, कैसी हो? नैना शर्मा इतने दर्द में थी कि उसका होश थोड़ा उड़ गया था। लेकिन जब उसने आर्यन सिंघानिया की आवाज़ सुनी तो उसका शरीर अनजाने में कांप उठा। क्या आर्यन सिंघानिया अब भी उसे पकड़ पाया? नहीं, नहीं, वह उसे डिवोर्स एग्रीमेंट वापस नहीं लेने दे सकती थी। नैना शर्मा ने दांत पीसकर खुद को सिरदर्द को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपनी आंखों के सामने धुंधलापन सहा और आर्यन सिंघानिया को धक्का देने के लिए आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ। तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वह जाना चाहती थी, लेकिन उसने 2 कदम ही चला था कि उसके घुटने फिर से नरम पड़ गए। आर्यन सिंघानिया ने उसकी तरफ देखा, जो इस तरह टकराने के बाद भी उसका विरोध कर रही थी। उसके दिल में दर्द ने उसे जोर से मारा। अनजाने में उसके हाथ भींच लिए और उसने अपनी आंखों की उदासी छिपाने के लिए आंखें नीचे कर लीं। फिर वह 2 कदम आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे नैना शर्मा को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया। नैना शर्मा चिल्लाई और उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए आर्यन सिंघानिया की गर्दन पर हाथ रख लिया। लेकिन बहुत जल्दी उसने रिएक्ट किया और संघर्ष करना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। जाने दो, मुझे जाने दो। उसे नहीं पता था कि वह और कितनी देर तक टिक पाएगी। गिरने से पहले उसे आर्यन सिंघानिया की नज़रों से दूर रहना था। लेकिन जितना ज़्यादा वह संघर्ष करती, आर्यन सिंघानिया उसे उतना ही कसकर गले लगाता, जब तक कि वह हिल नहीं पाती। आर्यन सिंघानिया के सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और अपने होंठ हिलाए जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। हालांकि उसने आखिर में कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और ऊपर चला गया। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया के साथ एक पल भी और नहीं रहना चाहती थी। उसे डर था कि वह उसकी असलियत जान जाएगा और डिवोर्स एग्रीमेंट वापस ले लेगा। वह लड़ना और भागना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी चक्कर और सिर में दर्द को रोक नहीं पा रही थी।
उसकी आंखें धीरे धीरे काले कोहरे से ढक गईं। नैना शर्मा का सिर झुका और आर्यन सिंघानिया के कंधे पर गिर गया और वह बेहोश हो गई। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को गोद में उठाकर ऑफिस तक ले गए। जब असिस्टेंट विक्रम ने ये देखा तो पहले तो वह हैरान रह गई, फिर बहुत खुश हुई। ये बिग बॉस यंग मैडम को वापस लेने गए हैं। हालांकि ये खुशी बस एक सेकंड के लिए ही रही। उसने नैना शर्मा का पीला चेहरा देखा और तुरंत महसूस किया कि यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसने जल्दी से कहा, बॉस सिंघानिया, ईशा को क्या हुआ है? उसने अपना सिर मार लिया। जाओ फर्स्ट एड किट ले आओ, आर्यन सिंघानिया ने बोलते हुए नैना शर्मा को ध्यान से सोफे पर बिठाया। हाँ, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। आर्यन सिंघानिया सोफे के किनारे पर बैठ गया और नैना शर्मा के चेहरे के बालों को सहलाने लगा। उसका गोरा माथा लाल और सूजा हुआ था। अध्याय 348 विकल्प 4। आर्यन सिंघानिया की उंगलियों ने उसे हल्के से छुआ। हालांकि नैना शर्मा पहले से ही बेहोश थी, फिर भी उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। आर्यन सिंघानिया ने अपने पतले होंठ भींच लिए, उसकी आंखों में दया और दिल का दर्द झलक रहा था। असिस्टेंट विक्रम फर्स्ट एड किट लेकर आया। आर्यन सिंघानिया ने उसे लिया और टेबल पर रख दिया। उसने उसे खोला और उसमें से दवा निकाली। उसने उसे कॉटन में डुबोया और नैना शर्मा के माथे पर लगा दिया। दवा उसके माथे पर लगी और उसे थोड़ा दर्द हुआ। नैना शर्मा की लंबी और घुंघराले पलकें कांपने लगीं और उसके लाल होंठ अनजाने में कस गए। आर्यन सिंघानिया की हरकतें और भी हल्की हो गईं। जैसे ही उसने दवा लगाई, वह झुकी और अपने घाव पर धीरे से सांस ली ताकि दर्द कम हो सके। असिस्टेंट विक्रम का दिल पिघल गया जब उसने अपने बॉस के नर्म और ध्यान रखने वाले काम देखे। वह इतने लंबे समय से उनके साथ था और उसने अपने बॉस का नर्म पहलू सिर्फ तब देखा था जब वह यंग मैडम के साथ था। एक समय था जब यंग मैडम अभी भी बिग बॉस और उसकी परवाह करती थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों तलाक की नौबत कैसे आ गई। आर्यन सिंघानिया के दवा लगाने के बाद उसने उसे नीचे रख दिया और असिस्टेंट विक्रम की तरफ देखा। जाओ एक कंबल ले आओ। ठीक है, उसने कहा। असिस्टेंट विक्रम मुड़ा और कैबिनेट की तरफ चला गया। उसने कंबल लिया और वापस मुड़ा। जब उसने उसे आर्यन सिंघानिया को दिया तो उसने नैना शर्मा के माथे पर लगे घाव पर नजर डाली और कहा, बॉस सिंघानिया, ये घाव काफी गंभीर लग रहा है। क्या आपको डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को कंबल से ढक दिया और ध्यान से उसे लिटा दिया। उसने धीरे से नैना शर्मा के चेहरे को सहलाया और सिर हिलाया। ठीक है, आप डॉक्टर चोपड़ा को फोन करके आने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर चोपड़ा से संपर्क करूंगा। असिस्टेंट विक्रम के जाने के बाद आर्यन सिंघानिया की काली आंखें नैना शर्मा को घूर रही थीं, जो उसके सामने चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी आंखें बहुत उलझी हुई थीं। वह इस औरत से बहुत प्यार और नफरत करता था। उसे उसकी बेरहमी से नफरत थी, उसकी बेरहमी से नफरत थी कि उसका दिल एक पल के लिए भी उस पर नहीं रुकता था। नफरत थी कि वह हमेशा उसके साथ खेलती थी और उसका इस्तेमाल करती थी। वह उससे नफरत करने के लिए अनगिनत वजहें सोच सकता था, लेकिन उसे उसके गहरे प्यार की एक भी वजह नहीं मिली। बिना किसी वजह के उसका दिल अब भी उस औरत पर पूरी तरह से लगा हुआ था और बाहर आने से मना कर रहा था। प्यार को कभी किसी वजह की जरूरत नहीं होती, है ना? आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए, उसकी आंखें कड़वाहट से भर गईं। अचानक नैना शर्मा के हाथ से कुछ गिरकर जमीन पर गिर गया। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें उस पर पड़ीं। यह डिवोर्स एग्रीमेंट था जिसे नैना शर्मा ने अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। जब अभी अभी उसे इस तरह धक्का दिया गया तो उसने अपना हाथ भी नहीं छोड़ा। आर्यन सिंघानिया की गहरी नज़र डिवोर्स एग्रीमेंट पर पड़ी और उसकी आंखों में एक ठंडापन आ गया। वह नीचे झुका और अपनी पतली उंगलियों से डिवोर्स एग्रीमेंट उठा लिया। जब उसने पेज खोला तो उसे नैना शर्मा के हल्के से सिग्नेचर दिखे। वह पूरी तरह से सोच सकता था कि जब उसने साइन किया होगा तो वह कितनी पक्की और साफ साफ होगी। आर्यन सिंघानिया, जो अपनी वैल्यू खो चुका था, नैना शर्मा की नज़र में कुछ भी नहीं था। उसके दिल में तेज दर्द था, लेकिन आर्यन सिंघानिया के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके हाथ कस गए और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। नैना शर्मा जाग गईं। उन्होंने अपनी हैरान आंखें खोलीं और पलकें झपकाईं। फिर जब उन्होंने आर्यन सिंघानिया का चेहरा छुआ तो वह अचानक उठ बैठीं। मैं यहाँ क्यों हूँ? अध्याय 349 एक विकल्प 5। नैना शर्मा बहुत तेजी से उठी और अपने सिर पर लगे घाव को खींच लिया। दर्द तुरंत उन्हें हुआ। नैना शर्मा का हाथ उनके सिर को ढकने से खुद को रोक नहीं पाया और वह दर्द से चिल्ला उठी। आर्यन सिंघानिया ने उसके कंधे पकड़े और गहरी आवाज में कहा, हिलना मत। उसे बस इस बात की चिंता थी कि वह फिर से उसके घाव को चोट पहुंचाएगी, लेकिन नैना शर्मा बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने उसका हाथ दूर धकेल दिया और सोफे पर वापस सिमट गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सतर्कता और बेचैनी से भरी थीं और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। आर्यन सिंघानिया, तुम मेरे साथ फिर से क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या तुमने ही मुझे पकड़ा था?
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन सिंघानिया ने हैरानी से नैना शर्मा को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना शर्मा सच में पूछेगी कि वह यहाँ क्यों है। उसने तो ये भी पूछा कि क्या उसने ही उसे पकड़ा था। आज वही यहाँ उससे तलाक लेने आई थी। नैना शर्मा, तुम नैना। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए रुका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए। क्या तुमने अपना सिर पीट लिया और बेवकूफ़ बन गई? आर्यन सिंघानिया के याद दिलाने पर नैना शर्मा के सिर में फिर से तेज दर्द हुआ। उसने धीरे से घाव को छुआ और वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। मैंने क्या मेरा सिर टकरा गया? आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं। उसने बस यूं ही कह दिया, लेकिन उसके सामने नैना शर्मा सच में ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं लगा कि उसने अभी अभी अपना सिर मारा है और उसका होश थोड़ा कंफ्यूज्ड था। आर्यन सिंघानिया ने बिना आवाज़ किए उसे देखा। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपना मुंह खोला। तुम्हें याद नहीं है कि तुमने अपना सिर मारा था? तुमने अभी अभी कांच के दरवाजे को मारा था। मैं इशिता हूँ। नैना शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं। उसे बस ये याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों थी और उसका सिर कैसे टकराया। बस उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी याददाश्त फिर से कमज़ोर होने लगी है। इस दौरान वह अक्सर जागती थी और भूल जाती थी कि उसने पहले क्या किया था। लेकिन आर्यन सिंघानिया के सामने वह अपना आपा क्यों खो बैठी? वह नहीं चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया को उसकी बुराइयों के बारे में पता चले, कहीं ऐसा न हो कि वह बदला लेने के लिए उसका हथियार बन जाए। नैना शर्मा ने अपना हाथ जोर से भींच लिया। उसने अपने सिर के दर्द को दबाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। हाँ, मुझे याद है। मैंने गलती से अपना सिर मार लिया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे पहले जाना है। जैसे ही नैना शर्मा ने यह कहा, वह जल्दी से सोफे से उठी और दरवाजे की ओर चली गई। लेकिन अचानक उसकी कलाई जकड़ गई। अगले ही सेकंड नैना शर्मा को सोफे पर बैठने के लिए पीछे खींच लिया गया। आर्यन सिंघानिया झुक गया और नैना शर्मा का शरीर अनजाने में पीछे की ओर झुक गया जब तक कि उसकी पीठ सोफे के पिछले हिस्से से नहीं टकरा गई और वह पीछे नहीं हट सकी। आर्यन सिंघानिया के हाथ सोफे के पीछे की तरफ जोर से टकराए और उसकी बाहों ने नैना शर्मा को अपने सामने कसकर पकड़ लिया। उसका सुंदर चेहरा नैना शर्मा के चेहरे से बस बाल भर की दूरी पर था। उसकी गर्म सांसें लगभग नैना शर्मा के गाल पर पड़ रही थीं। नैना शर्मा की आंखों में घबराहट थी। उसने आर्यन सिंघानिया के सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत रखने की कोशिश की। आर्यन सिंघानिया, तुम रिया, मेरे साथ दोबारा कुछ करने की सोचना मत। रिया, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आर्यन सिंघानिया ने ऐसे ताना मारा जैसे उसे उसकी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी काली आंखें गहरी और भारी थीं। उसने उसे घूरा और एक एक शब्द कहा, नैना शर्मा, क्या तुम्हें सच में याद है कि तुमने कांच के दरवाजे पर टक्कर मारी थी? नैना शर्मा को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और यह धीरे धीरे उन पर हावी हो गई। अध्याय 350 विकल्प 6। आर्यन सिंघानिया की नज़रें बहुत तेज थीं। नैना शर्मा को लगा जैसे उसके सामने छिपने की कोई जगह नहीं है। वह इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी और आर्यन सिंघानिया का सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे याद है। मेरे सिर दर्द की वजह से ईशा की याददाश्त थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे अब सब कुछ याद है। नैना शर्मा ने अपनी लार निगलते हुए कहा, वैसे भी मैं जो करती हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं जा रही हूँ। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को जोर से धक्का दिया। वह फिर उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ चली गई। लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसे कुछ याद आया और वह पीछे हट गई। फिर उसने टेबल पर रखा अपना बैग उठाया और तेजी से चली गई। आर्यन सिंघानिया वहीं बैठा था, उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी थीं। उसने उसे जाते और लौटते देखा। उसने देखा कि उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर चली गई। उसकी नज़र धीरे धीरे हटी और उसके हाथ में रखे तलाक के कागज़ों पर पड़ी। आज वह उसे ढूंढने इसलिए आई थी क्योंकि वह डिवोर्स एग्रीमेंट चाहती थी। जब नैना कोमा में थी तब भी वह डिवोर्स एग्रीमेंट को कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन अब उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं। क्या वह अपनी ही बात नहीं काट रही थी? नैना शर्मा जब उठी तो उसका व्यवहार सच में थोड़ा अजीब था। उसकी आंखों में उलझन असली लग रही थी। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों है, उसने अपना सिर क्यों मारा, वह क्या कर रही थी। आर्यन सिंघानिया की आंखों में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसे इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। वह 10 सेकंड से ज्यादा सोचता रहा, उठा, अपनी कार की चाबियां लीं और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब आर्यन सिंघानिया दरवाजे से बाहर निकले तो उनकी मुलाकात डॉक्टर चोपड़ा से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। वह उनसे मिलने ही वाले थे कि आर्यन सिंघानिया ने कहा, मेरे पीछे आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। डॉक्टर चोपड़ा एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर सिर हिलाया। ठीक है। योजक चिन्ह। नैना शर्मा नीचे गईं और सिंघानिया कॉर्पोरेशन से निकल गईं। वह अपनी कार में बैठी और उसे लॉक कर दिया।
तभी उन्होंने अपना दिल थपथपाया और राहत की सांस ली। अच्छी बात यह थी कि आर्यन सिंघानिया ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने उससे सिर्फ ये पूछा कि वो आर्यन सिंघानिया के ऑफिस में क्यों थी। क्या वो आर्यन सिंघानिया को ढूंढने गई थी या आर्यन सिंघानिया ही उसे वहां लाया था? अगर वह आर्यन सिंघानिया को ढूंढने गई थी तो वह आर्यन सिंघानिया को किस लिए ढूंढ रही थी? अगर आर्यन सिंघानिया ही उसे वहां लाया था तो वह उसके साथ क्या करने वाली थी? उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसके पास किसी का जवाब नहीं था। उसके सिर में झुनझुनी अभी भी बहुत तेज थी। जब भी नैना शर्मा सोचती कि क्या सोचें तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता था, इतना ज़्यादा कि वह अब कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। अचानक उसका फ़ोन बजा। नैना शर्मा ने एक हाथ से अपना माथा सहारा दिया और दूसरे हाथ से अपने बैग में हाथ डाला। उसने अपना फ़ोन निकाला और आंसर बटन दबाया। उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। हेलो। अंजलि राजपूत ने सुना कि नैना शर्मा की आवाज़ में कुछ गड़बड़ है और वह परेशान हो गई। नैना, क्या हुआ? उसकी आवाज़ ऐसी क्यों है? मुझे लगता है कि अभी अभी मेरा सिर टकरा गया है। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सिर दर्द? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या तुमने वो टेक्स्ट नहीं देखा जो मैंने तुम्हें भेजा था? पिछली बार जब डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया था तो उन्हें लगा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से सिर दर्द हुआ। अब तुम्हारा सिर फिर से टकरा गया है। क्या क्या? नैना शर्मा को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने हैरानी से कहा, क्या मेरे सिर को क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। आपको पहले हॉस्पिटल आना चाहिए और डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए। अध्याय 351। 351 विकल्प 7। नैना शर्मा ने अपनी हाल की हालत के बारे में सोचा। ये सच में बहुत बुरी थी। उसकी याददाश्त हमेशा खराब रहती थी, उसका मन अच्छा नहीं रहता था और वह कभी भी सो जाती थी। उसने पहले सोचा कि यह बस बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटल टेंशन या प्रेगनेंसी की वजह से है। उसे उम्मीद नहीं थी कि परी के सिर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नैना शर्मा इसे मान नहीं पा रही थी, लेकिन वह बच भी नहीं सकती थी। आखिर वह अब प्रेग्नेंट थी। अगर उसके शरीर को कुछ हुआ तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। नैना शर्मा का हाथ थोड़ा जोर से भींचा, फिर उसने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। ठीक है, मैं अब अस्पताल जाऊंगी। नैना शर्मा ने फ़ोन रखने के बाद अपना वज़न देखा और उन्हें लगा कि शायद वह अकेले हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगी, इसलिए उन्होंने अपना बैग लिया और कार से बाहर निकल गईं। फिर उन्होंने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को कहा। जब नैना शर्मा कार में बैठी थीं तो आर्यन सिंघानिया भी अपनी कार में बैठे थे और नैना शर्मा से कुछ दूरी बनाए हुए थे। जब वे लिफ्ट में थे तो उन्होंने डॉक्टर चोपड़ा से कुछ आसान सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, सिर में चोट लगने और बेहोश होने के बाद क्या यह मुमकिन है कि जब आप जागरें तो भूल जाएं कि क्या हुआ था? डॉक्टर चोपड़ा ने जवाब दिया, ऐसे मामले होते हैं। तेज चोट के बाद यादें खाली और अस्त व्यस्त हो जाएंगी। हालांकि यह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और इसे पूरी तरह भुलाया भी नहीं जा सकेगा। वहीशा को पूरी तरह से नहीं भूला होगा। और नैना शर्मा का रिएक्शन ऐसा था जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं। आर्यन सिंघानिया की उंगली उसके होठों पर थी, उसकी काली आंखें गहरी सोच से भरी थीं। उसके अंदर की आवाज़ ने उसे बताया कि नैना शर्मा की हालत ठीक नहीं है। उसके दिल में बेचैनी थी, इसलिए वह बिना किसी रोक टोक के उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। उसने नैना शर्मा को कार से उतरते और फिर दूसरी टैक्सी में बैठते देखा। उसने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया, एक्सेलरेटर दबाया और कार का पीछा किया। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा हॉस्पिटल पहुंची तो अंजलि राजपूत ने पहले ही अपने असिस्टेंट से दरवाजे पर नैना शर्मा का इंतजार करने को कहा था। उन्हें देखने के बाद वह सीधे उन्हें ब्रेन डिपार्टमेंट ले गए। असिस्टेंट ने चलते हुए नैना शर्मा से कहा, मिस शर्मा, डॉक्टर राजपूत ने आपके लिए सब कुछ पहले ही अरेंज कर दिया है और आपका अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। आप बेफिक्र रहें और डॉक्टर को अपनी सिचुएशन के बारे में बताएं। वह भी आपके साथ नहीं आ सकती क्योंकि उनका ऑपरेशन है, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूँगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। जी, धन्यवाद। आपका स्वागत है। असिस्टेंट नैना शर्मा को कंसल्टेशन रूम में ले गया और अंदर डॉक्टर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। क्या आप मिस शर्मा हैं? नैना शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कृपया बैठ जाइए। दोनों के बैठने के बाद डॉक्टर ने नैना शर्मा से कुछ सवाल पूछे और फिर उसके माथे पर लगे घाव को हल्के से देखा। उनकी आंखें धीरे धीरे थोड़ी गंभीर हो गईं। मिस शर्मा, आपकी अभी की हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरा अंदाज़ा सही है। हो सकता है आपके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हो और उसका इलाज नहीं हुआ हो। अंदर बचा हुआ खून है जिससे सिर दर्द हुआ। हालांकि अभी भी खास हालत का सीटी स्कैन करके कोई आखिरी नतीजा निकालना बाकी है। डॉक्टर ने एक पल रुककर कहा, मैं तुम्हें अभी एक लिस्ट देता हूँ। तुम जाकर पहले सीटी स्कैन करा लो। सीटी। नैना शर्मा की खूबसूरत भौहें अचानक सिकुड़ गईं। उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों ने उसके निचले होंठ को काटा और धीरे से कहा, डॉक्टर, क्या एक प्रेग्नेंट औरत सीटी स्कैन कर सकती है?
मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। गर्भवती। डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ और उसका हाथ जो पेन पकड़े हुए था रुक गया। अगर यह प्रेग्नेंट महिला है तो आमतौर पर सीटी स्कैन करने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि इसका बच्चे पर अचानक असर पड़ सकता है। लेकिन अगर यह ज़रूरी हो तो पहले 3 महीनों में इससे बचना चाहिए। आप कितने समय से गर्भवती हैं? अध्याय 352। 352 विकल्प 8। आर्यन सिंघानिया की कार नैना शर्मा की कार का हॉस्पिटल तक पीछा करती रही। जब उसने उसे कार से बाहर निकलते देखा तो उसने भी पार्किंग की जगह ढूंढी और कार पार्क कर दी। फिर वह नैना शर्मा के पीछे हॉस्पिटल में चला गया। नर्स नैना शर्मा को ब्रेन डिपार्टमेंट ले गई। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें उन 2 शब्दों पर घूम गईं और उसे पता चल गया कि उसकी इंट्यूशन शायद सही थी। नैना शर्मा के सिर में सच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने दिल की चिंता को दबा लिया और उसका पीछा करती रही। पता न चले, इसलिए वह हमेशा नैना शर्मा से कुछ दूरी बनाकर रखते थे। इसलिए जब वह कंसल्टेशन रूम के दरवाजे पर गए तो उन्होंने नैना शर्मा को ये कहते हुए सुना कि वह प्रेग्नेंट हैं। आर्यन सिंघानिया की सांस थोड़ी रुक गई। पता चला कि रिया ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उससे झूठ नहीं बोला था। वह सच में प्रेग्नेंट थी। पहले तो उसे थोड़ी उम्मीद थी कि वह बस उसे तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए उकसा रही है। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उनके दिल में अभी भी एक हल्का दर्द था। इस समय कोई भी आदमी बिना हिले नहीं रह सकता था। और तो और नैना शर्मा वह औरत थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। आर्यन सिंघानिया के हाथ अनजाने में भींच लिए गए और उसके हाथों के पीछे की नसें फूल गईं। लेकिन वह अपने दिल के दर्द और उथल पुथल को दबा ही सका। फिर उसने डॉक्टर को पूछते हुए सुना, आप कितने समय से प्रेग्नेंट हैं? आर्यन सिंघानिया अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। वह नैना शर्मा के मुंह से वह बेरहम जवाब सुनना जारी नहीं रखना चाहती थी। उसकी बातों से उसे जो दर्द हुआ था वह अभी भी उसके शरीर में बह रहा था। वह बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक तेज चाकू उसके दिल में दूसरी बार बेरहमी से घुस जाए। उसने अपने पैर उठाए और मुड़कर जाना चाहा, लेकिन उसकी भौहें तन गई थीं। उसकी आंखों में संघर्ष और झिझक थी, लेकिन आखिर में वह जा नहीं सका। वह उसके सिरदर्द को लेकर परेशान था और उसकी बीमारी का खास कारण जानना चाहता था। नैना शर्मा ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी कमज़ोर और धीमी थी। डॉक्टर, मैं अब लगभग 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। 1 महीने की नींद। आर्यन सिंघानिया पहले से ही उसका दिल फिर से चीरने के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह जवाब सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह वहीं हैरान रह गया। उसकी काली आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दिमाग खाली था। नैना शर्मा ने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का समय बताया और प्रेगनेंसी फॉर्म पर लिखा समय 6 हफ्ते था। अगर 6 हफ्ते थे तो 1.5 महीने हुए। नैना शर्मा ने जवाब दिया कि लगभग 1 महीने का समय था। क्या उन्होंने गोलमोल जवाब दिया? 1 महीने या उसके आसपास में 1.5 महीने भी शामिल थे, या रिया की असली प्रेगनेंसी का समय सिर्फ 1 महीना था? अगर यह 1 महीने का है तो क्या ये बच्चा उसका हो सकता है? आर्यन सिंघानिया बता नहीं सकती थी कि इस समय उसे कैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे जब वह पहले बहुत ज्यादा अंधेरे में फंसी हुई थी, तभी अचानक रोशनदान खुल गया हो। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और उसकी ठंडी नज़र धीरे धीरे गर्म हो रही थी। 1 महीना। इस समय सीटी स्कैन करना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मिस शर्मा, दिमाग में खून का थक्का बड़ा या छोटा हो सकता है। आपने कहा कि आपको काफ़ी समय से सिरदर्द है, जिससे आपकी याददाश्त धुंधली हो गई है और आपको नींद भी आ रही है। ये सब बहुत बुरे संकेत हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जल्द से जल्द सीटी स्कैन करवाएं ताकि इसका कारण पता चल सके। अगर मैं जल्द से जल्द जांच करा लूं तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मिस शर्मा, इसे ऐसे समझते हैं। अगर रिजल्ट से पता चलता है कि आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है तो आपको सर्जरी करवानी होगी। अगर आप सर्जरी करवाती हैं तो हम आपको प्रेगनेंसी खत्म करने की सलाह देंगे। बच्चे को रखा नहीं जा सकता। अध्याय 353। 353 एक विकल्प 9। ईशा को नहीं रख सकते। नैना शर्मा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उनका शरीर अनजाने में हिलने लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब उनका बच्चा होगा तो बच्चा बिना किसी वार्निंग के आएगा और उन्हें चौंका देगा। वह घबराई हुई और कंफ्यूज्ड थीं। वह बस उससे छुटकारा पाना चाहती थीं। लेकिन जब वह सच में शांत हुई और जागी तो उन्हें लगा कि यह बच्चा उनके शरीर में है, उनके साथ सांस ले रहा है और साथ में बड़ा हो रहा है। उनका खून और दिल की धड़कन एक जैसी थी। वह धीरे धीरे उनके दिल में घुल मिल गया था। वह उनके शरीर का एक ऐसा हिस्सा बन गई थी जिसे अलग नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वह उन्हें बता रही थी कि शायद वह बच्चे को अपने पास नहीं रख पाएंगी। नहीं, नहीं, नहीं। नैना शर्मा ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। उसके हाथ ने उसके पेट के निचले हिस्से को ढक लिया और उसके होंठ जोर से कांप रहे थे। उसने अपने गले से आवाज़ निकाली, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मुझे उसे रखना ही होगा।
डॉक्टर ने नैना शर्मा को देखा और धीरे से कहा, मिस शर्मा, मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन ये सिचुएशन पर भी निर्भर करता है क्योंकि हम अभी तक खास सिचुएशन नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मुझे बस शुरुआती शक है। आपके सिर में ब्लड क्लॉट है, जो सबसे अच्छी सिचुएशन है। थोड़ी देर रुकने के बाद डॉक्टर का एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया और उसने आगे कहा, लेकिन अगर आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट पहले ही ब्लड क्लॉट बन चुका है तो ये बहुत खतरनाक होगा। ब्लड क्लॉट प्रेशर की जगह के आधार पर अलग अलग लक्षण दिखाएगा। उदाहरण के लिए, आपको लग सकता है कि आपकी याददाश्त धुंधली हो गई है और आप सुस्त हैं। भविष्य में आपको धुंधला दिखाई देना, हाथ पैर कमजोर होना, हेमिप्लेजिया और दिमागी हालत खराब हो सकती है। जैसे जैसे ब्लड क्लॉट बड़ा होता जाएगा, ये ब्रेन में प्रेशर बढ़ाएगा और आपकी सांस रुकने का खतरा हो सकता है। यह जिंदगी और मौत का मामला है, इसलिए आपको इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। नैना शर्मा वहां हैरान सी बैठी थी। उसकी आंखें बेजान थीं और उसकी पूरी आत्मा कहीं खो गई थी। वह डॉक्टर के प्रोफेशनल शब्दों को समझ नहीं पा रही थी। उसे बस इतना समझ में आया कि अगर उसके दिमाग में खून का थक्का जम गया तो ये जानलेवा हो सकता है। अगर उसे बचना था तो उसे सर्जरी करवानी पड़ी और सर्जरी के लिए उसे अपने बच्चे ईशा को कुर्बान करना पड़ा। कितनी हंसी की बात है। वह पहले ही अपने दादा और फिर आर्यन सिंघानिया को खो चुकी थी। उसके लिए आखिरकार एक ऐसा बच्चा पाना आसान नहीं था जो सच में उसका अपना हो और उसे छोड़कर न जाए। क्या उसका बच्चा अब उसे छोड़कर जाने वाला था? उसने सोचा कि वह फिर से अकेली नहीं रहेगी। उसने सोचा कि वह अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। ईशा ने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया? नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और उनकी आंखें गीली थीं। उनकी आवाज़ भारी हो गई। डॉक्टर, यह इतना सीरियस नहीं हो सकता है ना? शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपना सिर मारा है और यह सूज गया है, लेकिन ये ब्लड क्लॉट नहीं है। उस केस में मुझे सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है ना? मिस शर्मा, मैं पूरी जांच के बिना आपको पक्का जवाब नहीं दे सकता। हम सिर्फ आपकी स्थिति के आधार पर संभावित नतीजों का एनालिसिस कर सकते हैं ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो सकें और कोई फैसला ले सकें। शॉर्ट में, मेरी आपको सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके जांच करवा लें। नहीं तो अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो कुछ और बुरा हो सकता है। आप इसके बारे में सोच सकती हैं। अगर आप चेकअप के लिए तैयार हैं तो हम पहले प्रेगनेंसी खत्म करेंगे। फिर मैं आपके लिए सबसे डिटेल्ड चेकअप का इंतज़ाम करूंगा, नैना। लेकिन डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही नैना शर्मा ने उन्हें टोक दिया, नहीं, इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी चेकअप नहीं करवाऊंगी। अध्याय 354 विकल्प 10। डॉक्टर ने नैना शर्मा की ओर देखा। नैना शर्मा ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसका लहजा बहुत मजबूत था। मैं जांच नहीं करवाऊंगी। मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने दे सकती। डॉक्टर, क्या कोई और रास्ता है? फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सीटी और एमआरआई स्कैन दोनों ही बच्चे को कुछ हद तक प्रभावित करेंगे। मिस शर्मा, आप अभी बहुत छोटी हैं, डॉक्टर ने कहा। भविष्य में आपके दोबारा प्रेग्नेंट होने का अभी भी चांस है। क्या अभी अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? या आप इस बारे में अपने पति से बात कर सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। नैना शर्मा ने फिर से अपना मुंह खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, डॉक्टर, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। नैना शर्मा ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी और भारी थी, जिसमें डर के निशान थे। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर सच में मेरे दिमाग में खून का थक्का है तो क्या मैं अपने बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती हूँ? डॉक्टर ने एक पल सोचा। मैंने अभी तुम्हारे साथ इसका एनालिसिस किया है। अगर सच में तुम्हारे दिमाग में खून का थक्का है तो इससे कई दिक्कतें होंगी। ये जानलेवा भी हो सकता है, परी। मुझे पता है, लेकिन अगर ब्लड क्लॉट भी है तो लक्षण धीरे धीरे दिखेंगे, है ना? इस दौरान मेरे बच्चे पर इसका कोई असर नहीं होगा, है ना? शायद मुझे कुछ होने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाए। नैना शर्मा ने उत्सुकता से कहा। बेशक, अगर आप लकी हैं तो ये सिचुएशन फिर भी होगी। लेकिन अगर यह इतने लंबे समय तक खींचता है तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या होगा। हो सकता है कि आप सेफ तरीके से बच्चे को जन्म दे दें, लेकिन तब तक ऑपरेशन के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। नैना शर्मा के होंठ थोड़े मुड़े। जब तक बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हो सके, बस इतना ही काफ़ी है। नैना शर्मा धीरे से खड़ी हुई, उनका हाथ उनके बैग पर थोड़ा कसकर था। उन्होंने अपनी मुस्कान बनाए रखी और धीरे से कहा, डॉक्टर, आज के लिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। नैना शर्मा का पक्का इरादा देखकर डॉक्टर ने और कुछ नहीं कहा। लेकिन वह आखिर डॉक्टर राजपूत की अच्छी दोस्त थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे फिर से समझाया, मिस शर्मा, अपनी जिंदगी से जुड़ी चीज़ों पर सीरियसली सोचना बेहतर है। डॉक्टर ने घबरा कर कहा, यह कैसा रहेगा?
क्योंकि आप अभी जांच नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं आपको बाहर से इस्तेमाल करने वाली कोई दवा लिख देता हूँ। पहले इसे इस्तेमाल करके देखो कि आपके माथे का घाव कम होता है या नहीं। क्या आपका सिरदर्द ठीक हो जाएगा? इससे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नैना शर्मा की आंखों में अचानक चमक आ गई। ठीक है। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिया और उसे लिखते हुए उसे याद दिलाया, आपको आगे से सावधान रहना होगा। अपना सिर दोबारा मत मारना और कोई भी जोरदार एक्सरसाइज से बचना होगा। ज़्यादा आराम करने की कोशिश करें और अपना मूड अच्छा रखें। लेकिन अगर आप खुद को वैसी कंडीशन में पाते हैं जैसी मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे हेमिप्लेजिया, पार्शियल ब्लाइंडनेस या डिलीरियसनेस, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना होगा, समझे? नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उनके होंठ हिले, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की बातों का जवाब नहीं दिया। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने अंदर की पूरी बातचीत सुनी। वह वहीं अकड़कर खड़ा रहा, जैसे उसके शरीर का खून जम गया हो। जब उसने सुना कि नैना शर्मा लगभग 1 महीने की प्रेग्नेंट है और जब उसे पता चला कि बच्चा वह हो सकता है, तो उसका दिल अचानक गर्माहट और धड़कन से भर गया, लेकिन अगले ही पल ये बेरहमी से टूट गया। अध्याय 355। मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे नफरत करो। एक। वह नैना शर्मा के साथ बच्चे का बहुत इंतजार कर रहा था। बच्चे के साथ उनके बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। उसके पास हमेशा नैना शर्मा को फिर से पाने का मौका रहेगा। लेकिन अब काव्या, जिस बच्चे का वह इतना इंतजार कर रहा था, उसने नैना शर्मा की परीक्षा पर असर डाला। उसके बाद ये नैना शर्मा की जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए। उसे बस यही लगा कि यह बहुत मजा किया है। अगर यह बच्चा सच में उसका होता, तो वह नैना शर्मा को वापस पाने के लिए इसे मोलभाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ऐसी मोलभाव की कीमत खून की थी। उसे यह मोलभाव का तरीका बिल्कुल नहीं मिल सकता था। आर्यन सिंघानिया लड़खड़ा गया और कमजोरी से दीवार से टिक गया। उसने दर्द से अपनी आंखें अपने बड़े हाथों से ढक लीं और बंद कर लीं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने दवा ली और हॉस्पिटल से बाहर चली गईं। क्योंकि अंजलि राजपूत का ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन उठाया, अंजलि राजपूत को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और फिर टैक्सी बुलाने के लिए सड़क के किनारे चली गईं। वह हैरान होकर खड़ी थी। कई कारें आ रही थीं, लेकिन वे सब दूसरों ने ले लीं। उनमें से कुछ ने गलती से उसे टक्कर भी मार दी। खुशकिस्मती से वह बस एक पल के लिए लड़खड़ाए और अपने पास लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे को पकड़ लिया, इसलिए वह गिरी नहीं। कुछ बार ऐसा हुआ जब आर्यन सिंघानिया डर गया, लेकिन वह चल नहीं पाए। आज वह पहले ही काफ़ी डर चुकी थी। अगर वह अभी उसके सामने आ जाता तो वह और भी डर जाती और बर्दाश्त नहीं कर पाती। आर्यन सिंघानिया ने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, सिटी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक टैक्सी बुलाओ और लंबे बालों, नीली ड्रेस और सफ़ेद बैग वाली एक औरत को ले आओ। ओह, ठीक है, उससे कहो कि वह नेचुरली करे। उसे यह मत बताना कि उसने खास तौर पर उसे बुलाया है। समझा। टैक्सी बहुत तेज़ी से आई और नैना शर्मा के सामने रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और नैना शर्मा से, जिनके चेहरे पर उदासी थी, कहा, मिस, क्या आपको राइड चाहिए? नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और हैरानी से ड्राइवर को देखा। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसे समझ आया कि उसने क्या कहा। वह होश में आई और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं कार लेना चाहती हूँ। नैना शर्मा पीछे की सीट पर गईं, दरवाज़ा खोला और बैठ गईं। ड्राइवर ने फिर पूछा, मिस, आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ जाना है? नैना शर्मा को पता नहीं था कि उसकी चेतना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी या वह फिर से भूल गई थी। थोड़ी देर बाद उसने होटल का नाम बताया, इस होटल में जाओ। ठीक है, उसने कहा। टैक्सी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ट्रैफिक में घुस गई। आर्यन सिंघानिया ने भी इंजन स्टार्ट किया, स्टीयरिंग व्हील घुमाया, एक्सेलरेटर दबाया और टैक्सी के पीछे पीछे चल दिया। नैना शर्मा होटल लौटी और कमरे में गईं। बिस्तर पर उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उसके सिर में दर्द होता रहा और उसे कोई आराम नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में हजारों सुइयां चुभ गई हों। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बिस्तर पर लेट गई। उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। क्योंकि किस्मत उसके साथ ऐसा खेल रही थी, इसलिए उसके पास खुद को रोकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि भगवान उसकी जान ले लेंगे, लेकिन कम से कम परी उसे समय तो देगी ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हो सके। नैना शर्मा का हाथ धीरे से उसके पेट के निचले हिस्से पर गया। उसकी हथेली ने उसे धीरे से छुआ, जैसे उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे का एहसास हो रहा हो, जो उससे कसकर जुड़ा हुआ है। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भारी आवाज़ में कहा, बेबी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मजबूत रहना चाहिए और माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। माँ तुम्हें देखना चाहती है और इस दुनिया में सुरक्षित आना चाहती है। जैसे जैसे रात गहराती गई, होटल के कमरे का दरवाज़ा हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ खुला। एक लंबा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। अध्याय 356।
356 मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे नफरत करो दो। कमरा बहुत अंधेरा था और फर्श से छत तक की खिड़की से सिर्फ चांदनी आ रही थी। वह आदमी एक एक कदम करके बिस्तर तक गया। वह धीरे से बैठ गया और चांदनी की मदद से सो रही नैना शर्मा को देखने लगा। वह सिकुड़ी हुई थी और उसे ठीक से नींद नहीं आई। उसे नहीं पता था कि यह सिरदर्द की वजह से था या बुरे सपने की वजह से, लेकिन उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत थी। उसकी नाजुक भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जिससे एक छोटी सी चोटी बन गई थी। उस आदमी का हाथ नैना शर्मा के चेहरे पर गया, उसकी उंगलियां धीरे से रगड़ रही थीं। लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरतें मोटी हो जाएंगी, लेकिन वह पतली होती जा रही है। उसके चेहरे पर लगभग कोई मीट नहीं है और उसकी ठुड्डी नुकीली है। उसने चुपचाप उसे देखा, उसकी आंखें थोड़ी खट्टी और लाल थीं। उसने अपना हाथ उठाया, उसे नीचे ले गया और धीरे धीरे नैना शर्मा के पेट के निचले हिस्से पर रखा। उसकी आंखों के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे गीला हो गया। उन्होंने बच्चे की जांच के लिए पहले ही किसी को भेज दिया था। हालांकि अभी तक कोई नतीजा नहीं आया था, लेकिन उन्हें लगा कि यह उनका बच्चा है। बस बात यह थी कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। वह नैना शर्मा की जान जोखिम में डालकर नहीं ले सकता था। वह उससे प्यार नहीं कर सकती थी, लेकिन ईशा इस दुनिया से गायब नहीं हो सकती थी। वह इतनी बेरहम नहीं हो सकती थी कि उसे बिना किसी परवाह के पीछे छोड़ दे। हाय छोटे बच्चे, आर्यन सिंघानिया की आवाज़ भारी थी, जैसे उसके मुंह में कंकड़ हो। हम पहली बार मिले हैं। मैं तुम्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे परी तुम्हारे पापा हैं। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आर्यन सिंघानिया ने अपना हाथ उठाया और अपना चेहरा पोंछा। नैना शर्मा के पेट के निचले हिस्से पर जो हाथ था, वह अनजाने में कांपने लगा। उसकी आवाज़ धीमी होती गई। बेबी, मैं सच में चाहता हूँ कि ईशा तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत करे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी दिखती हो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खूबसूरती देना चाहता हूँ। बस अगर तुम्हारी माँ की जान की यही कीमत है तो मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को चुन सकता हूँ। आर्यन सिंघानिया के लिए नैना शर्मा इस दुनिया में एकमात्र हैं। आर्यन सिंघानिया काफ़ी देर तक बिस्तर के पास बैठा रहा। जब आसमान में हल्की रोशनी हुई तो उसने अपने अकड़े हुए शरीर को हिलाया। फिर वह नीचे झुका और धीरे से नैना शर्मा के माथे पर किस किया। वह उठा और चुपचाप चला गया। आर्यन सिंघानिया होटल से निकलकर अपनी कार में वापस आ गए। सबसे पहले वह विला में वापस गए और नहाए। जब वह बाहर आए तो आसमान पहले से ही साफ था। उसका फ़ोन बजा। आर्यन सिंघानिया ने अपने गीले बाल तौलिए से पोंछे और बेडसाइड टेबल की तरफ चली गईं। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। बोलो बॉस सिंघानिया, मेरे पास उस जांच के नतीजे हैं जो आप मुझसे करवाना चाहते थे। योजक चिन्ह। नैना शर्मा दोपहर तक सोती रहीं और फिर धीरे धीरे जाग गईं। सूरज की रोशनी तेज थी और पूरे कमरे में पड़ रही थी। रोशनी थोड़ी तेज थी। नैना शर्मा ने आंखें सिकुड़ी और रोशनी में ढलने में उसे थोड़ा समय लगा। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। नैना शर्मा की काली आंखों ने चारों ओर देखा। वह अपने जाने पहचाने होटल के कमरे में थी और वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। उसे पता था कि उसकी याददाश्त खराब होती जा रही है। उसे सच में चिंता थी कि वह एक दिन जागेगी और किसी अनजान जगह पर कुछ अजीब काम करेगी, ठीक वैसे ही जैसे कल काव्या आर्यन सिंघानिया के ऑफिस में बिना किसी वजह के जाग गई थी। नैना शर्मा बिस्तर पर बैठी और कल जो हुआ उसे याद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उन्हें याद था कि वह अस्पताल गई थी और डॉक्टर ने उनसे क्या कहा था। उन्हें बस ये याद नहीं था कि वह आर्यन सिंघानिया को ढूंढने क्यों गई थी। नैना शर्मा अभी भी सोचने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया और देखा कि आर्यन सिंघानिया का फ़ोन था। अध्याय 357 मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे नफरत करो 3। नैना शर्मा का हाथ, जो फ़ोन पकड़े हुए था, अनजाने में कांप रहा था। उसने उसे फ़ोन क्यों किया? क्या उसने कुछ ऐसा कहा जो उसे कल उसे ढूंढते समय नहीं कहना चाहिए था? नैना शर्मा का दिल परेशान था, लेकिन उसे कुछ जानने की इच्छा भी हो रही थी। उसे चिंता थी कि कहीं उसने अनजाने में कुछ तो नहीं कर दिया। आर्यन सिंघानिया के साथ उसका रिश्ता अब इतना तनावपूर्ण हो गया था कि वह और कोई हादसा नहीं होने दे सकती थी। नैना शर्मा ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से सांस छोड़ी। उसकी उंगलियों ने धीरे से आंसर बटन दबाया और फ़ोन कान पर लगा लिया। उसकी आवाज़ शांत और बेपरवाह थी। हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से आर्यन सिंघानिया की गहरी और प्यारी आवाज़ आई, हमेशा की तरह साफ। चलो मिलते हैं। नैना शर्मा ने अपने लाल होंठ भींचे और बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, हमें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन सिंघानिया ने मजाक उड़ाया। नहीं, क्या तुम हमेशा से मुझे तलाक नहीं देना चाहते थे? तुम मुझे हर दिन मैसेज भेजते हो और तलाक के पेपर भी भेजते हो। क्यों अब तुम तलाक नहीं लेना चाहते? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा की सांस अचानक रुक गई। हाँ, वह आर्यन सिंघानिया को तलाक के लिए मनाने के तरीके सोच रही थी। वह इस बात को लगभग भूल ही गई थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि वह कल तलाक की वजह से आर्यन सिंघानिया को ढूंढने गई थी? लेकिन नैना शर्मा ने अब इन बातों के बारे में नहीं सोचा। वह शांत हुई और बोली, तो क्या तुम मुझसे तलाक के बारे में बात करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो चलो मिलते हैं। नैना शर्मा इतनी आसानी से मान गईं कि आर्यन सिंघानिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर उनकी आवाज़ न तो ठंडी थी और न ही गर्म, असल में बिना किसी इमोशन के। मैं किसी को आपको समय और जगह बताने दूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आर्यन सिंघानिया ने फ़ोन काट दिया। नैना शर्मा ने धीरे से अपना फ़ोन नीचे रख दिया, उनकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। जल्द ही उन्होंने फिर से अपने होंठ मोड़े और हल्के से अपने गाल थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये भी अच्छा है। उसे तलाक का मामला जल्दी से सुलझा लेना चाहिए था। तभी वह भविष्य में अपने बच्चे की देखभाल पर ध्यान दे सकती थी, अपने सिरदर्द और धुंधली याददाश्त से लड़ सकती थी और अपने बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती थी। उसका फ़ोन बजा। नैना शर्मा ने फ़ोन उठाया और देखा, आर्यन सिंघानिया ने ही उसे मिलने का समय और जगह भेजी थी। उन्होंने उस रात 8 बजे ब्लैक पॉइंट पर मिलने का इंतज़ाम किया था। नैना शर्मा को डर था कि वह फिर से भूल जाएगी। उसने अलार्म घड़ी सेट की और खुद को याद दिलाने के लिए कई बार बंद होने का समय सेट किया। योजक चिन्ह। दोपहर में नैना शर्मा कंपनी गईं। इस समय कंपनी को बहुत ज़रूरत थी और उनके बिना काम नहीं चल सकता था। लेकिन नैना शर्मा अपनी अभी की हालत जानती थीं। अगले 10 महीनों में वह शर्मा ग्रुप को मैनेज करने पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। उनके दादाजी की तरफ से वह भी ऐसा करने को तैयार थी, लेकिन असमर्थ थी। इसलिए नैना शर्मा कंपनी के मामलों को कुछ समय के लिए संभालने के लिए एक कैंडिडेट ढूंढने के लिए तैयार थीं। नैना शर्मा ने छोटी मीरा को एक हेड हंटिंग कंपनी खोजने और हेड हंटिंग कंपनी को सही व्यक्ति खोजने का निर्देश दिया। छोटी मीरा ने सिर हिलाया, नैना शर्मा की रिक्वेस्ट लिखी और फिर कहा, नैना दी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले बाहर जाऊंगी। नैना शर्मा सिर हिलाने ही वाली थी कि अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने आगे कहा, मुझे शांत माहौल वाला अपार्टमेंट ढूंढने में मदद करें। यह मेरे ठीक होने के लिए सही है। साथ ही एक बड़ी बहन भी ढूंढिए जो फुर्तीली हो और ज़्यादा बात न करती हो। ठीक है, मैं समझ गया। छोटी मीरा के बाहर जाने के बाद नैना शर्मा कुर्सी के पीछे झुक गईं, अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी कनपट्टियों को रगड़ा। फिर उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। 8 बजने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। अध्याय 358। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो 4। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर आज रात सब ठीक रहा तो वह आर्यन सिंघानिया को तलाक दे देगी और धीरे धीरे कंपनी के मामले उसे सौंप देगी। फिर वह अपने बच्चे की देखभाल के लिए अपार्टमेंट में आराम कर सकेगी। असल में उसे घर में अजनबी लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उसकी अभी की फिजिकल कंडीशन को देखते हुए उसे किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो उसकी देखभाल कर सके। साथ ही जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, उसे किसी ऐसे की ज़रूरत होगी जो उसकी देखभाल कर सके। वह घर से एक जान पहचान वाले नौकर को लाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसके दादा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। वह अपने दादा को फिर से अपनी ज़िंदगी में दखल नहीं देने दे सकती थी। शाम को 8 बजे नैना शर्मा ने समय पर प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला। आर्यन सिंघानिया पहले से ही कमरे में थे। वह फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर रात के खूबसूरत आसमान को देख रहे थे। नियॉन लाइटें अंदर आ रही थीं और उनके साइड प्रोफाइल पर रिफ्लेक्ट हो रही थीं, जिससे उनकी गहरी आउटलाइन बन रही थी। वह इतने खूबसूरत थे कि सांसें थम सी गईं। नैना शर्मा की पलकें थोड़ी कांप उठीं। उसने अपने पैर उठाए और धीरे धीरे अंदर चली गई। शायद उसके कदमों की आहट से आर्यन सिंघानिया चौंक गया। आर्यन सिंघानिया ने खिड़की से नज़र हटाई, पलटा और नैना शर्मा को देखा जो कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। जब आर्यन सिंघानिया की नज़र उस पर पड़ी तो नैना शर्मा अनजाने में अभी भी थोड़ी नर्वस थी और उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि इस समय उसे किस बात से डरने की ज़रूरत है, लेकिन शायद उसे बुरा लग रहा था। जब उसका सामना हुआ तो वह घबरा गई। नैना शर्मा ने चुपके से सांस ली और शांत रहने की पूरी कोशिश की। आज रात की मीटिंग आर्यन सिंघानिया ने शुरू की थी। उसकी और कियारा खुराना की शादी पास आ रही थी। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो वह उसके लिए मुश्किलें और नहीं बढ़ाता, इसलिए उसे बस शांत रहना था। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया से कुछ कदम दूर रुक गईं। उन्होंने ऊपर आर्यन की तरफ देखा और उनके लाल होंठ थोड़े खुल गए। मैं यहाँ हूँ। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखें कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर टिकी रहीं। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए। उसने साइड में रखी टेबल की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। नैना शर्मा ने उनके इंस्ट्रक्शंस माने और डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। उन्होंने असल में पाया कि टेबल पर डिशेस से भरी टेबल थी और उनसे अभी भी स्टीम निकल रही थी। ये देखा जा सकता था कि उन्हें कुछ समय पहले ही ऑर्डर किया गया था। नैना शर्मा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वह जल्दी ही समझ गईं। क्या उन्हें इस बात की चिंता थी कि वह तलाक के लिए तैयार नहीं है और इससे उनका समय और बढ़ जाएगा? आखिरकार उसकी चिंता करने की बारी थी। नैना,
या यूं कहें कि वह सच में कियारा खुराना की परवाह करता था, इसलिए वह अब भी उसके साथ अच्छा था। उसके दिल में खटास और दर्द की एक झलक भर गई, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक राहत थी। कम से कम आर्यन सिंघानिया उसके तलाक के बारे में बात नहीं करते और उसके पास अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। नैना शर्मा ने अपने हाथ भींच लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैं डिवोर्स एग्रीमेंट लाई हूँ, तुम बस इस पर साइन कर दो और सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही नैना शर्मा ने यह बात कही, उसने अपने बैग से डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला। लेकिन अजीब बात यह है कि जब उसने ऐसा किया तो उसके दिमाग में कुछ टूटे फूटे और धुंधले टुकड़े घूमने लगे, जैसे उसने ये सीन पहले भी देखा हो। क्या वह इसलिए वहम में थी क्योंकि नैना तलाक चाहती थी? नैना शर्मा खुद पर हंसी और हल्के से सिर हिलाया। फिर उन्होंने आर्यन सिंघानिया को डिवोर्स एग्रीमेंट थमा दिया, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वह अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ी और सीधे डाइनिंग टेबल पर गई। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गई। फिर उसने नैना शर्मा को एक ऐसी मुस्कान से देखा जो मुस्कान नहीं थी और कहा, तुम्हें भूख लगी है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं खाली पेट बातें नहीं करूंगा। अगर तुम्हें खड़े रहना पसंद है तो खड़े रहो और इंतजार करो। अध्याय 359। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। आर्यन सिंघानिया के बोलने के बाद उसने नैना शर्मा पर ध्यान देना बंद कर दिया और खाना शुरू कर दिया। उसके हाव भाव शानदार थे और वह नफासत से खाता था। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी, फिर भी लोगों को भूख लग गई। इस दौरान नैना शर्मा को ज्यादा भूख नहीं लगती थी, लेकिन बच्चे की खातिर उन्हें जबरदस्ती खाना पड़ता था। ऐसा बहुत कम होता था कि उन्हें खाने का मन करता हो। नैना शर्मा ने टेबल पर रखे बर्तनों पर नजर डाली। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया के सामने वह उसे नीची नज़र से देखे, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। वे वैसे भी तलाक लेने वाले थे, उसे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि वह उसे कैसे देखता है। अब उसके लिए सबसे ज़रूरी बात अपना और बच्चे का ख्याल रखना था। नहीं तो कौन जानता था कि वह इसे कब तक खींचेगा। नैना शर्मा ने इस बारे में सोचा और हल्की खांसी की। फिर वह डाइनिंग टेबल पर गईं, आर्यन सिंघानिया से सबसे दूर वाली कुर्सी खींची, बैठ गईं और कटोरा और चॉपस्टिक उठा लीं। आर्यन सिंघानिया का ध्यान खाने पर था, लेकिन असल में वह अपनी आंखों के कोने से नैना शर्मा को देख रहा था। ये देखकर कि वह एक ही जगह पर संघर्ष कर रही थी और झिझक रही थी, फिर भी खाने के लिए बैठ गई। उसके होठों के कोने बिना किसी निशान के ऊपर उठ गए और उसकी आंखों के नीचे एक मुस्कान आ गई। उसे पता था कि वह बिना खाना खाए ही आ गई होगी, इसलिए उसने पहले से ही खाने की एक टेबल तैयार कर रखी थी। उसे नहीं पता था कि अपना ख्याल कैसे रखना है, इसलिए वह और ज्यादा मेहनत कर सकता था। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे और पूरे कमरे में सिर्फ कटोरियों और चॉपस्टिक के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ आ रही थी। आर्यन सिंघानिया ने देखा कि नैना शर्मा लगभग खाना खा चुकी हैं, तो उन्होंने खाना रोक दिया, एक पेपर टॉवल लिया और अपने होठों के कोने पोंछे। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने खाना बंद किया, नैना शर्मा ने भी अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए। उसने एक टिश्यू लिया और अपने होंठ पोंछे। फिर उसने ऊपर देखा और सीधे आर्यन सिंघानिया को देखा। अब क्या हम तलाक के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आर्यन सिंघानिया उठे और सोफे की तरफ चले गए। बैठने के बाद उन्होंने कॉफ़ी टेबल पर रखी गर्म चाय उठाए और एक घूंट लिया। नैना शर्मा उनके पीछे पीछे सोफे पर उनके सामने बैठ गईं। उन्होंने फिर से डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहा, इस एग्रीमेंट के लिए मैंने लिखा है कि मैं शादी से खाली हाथ जाऊंगी। मैंने वह पैसा भी लिखा है जो आपने पहले हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। मैं ये पैसा धीरे धीरे आपको लौटा दूंगी। आप एग्रीमेंट देख सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो इस पर साइन कर दें। नैना शर्मा ने बोलते हुए एग्रीमेंट को आर्यन सिंघानिया के सामने सरका दिया और अपने बैग से एक पेन निकाला। उसने पेन का ढक्कन भी खोला और आर्यन सिंघानिया के हाथ में रख दिया। आर्यन सिंघानिया ने उसकी तरफ देखा। फिर उसकी काली नज़र डिवोर्स एग्रीमेंट पर पड़ी। उसने हाथ उठाया और उसे दिलचस्पी से पलटा। नैना शर्मा, मेरे असेट्स में से हिस्सा मत लो। तुम पहले के पैसे भी मुझे वापस करना चाहती हो। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं, है ना? नैना शर्मा ने अपनी पीठ सीधी की। हाँ, हमारी शादी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। तो चलो शुरू में वापस चलते हैं। शुरुआती बिंदु पर लौटें। आर्यन सिंघानिया ने धीमी आवाज़ में नैना शर्मा का नाम दोहराया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ठंडी थी। नैना शर्मा, तुम मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं रखना चाहती और शुरू में वापस जाना चाहती हो। तुम पर अभी भी मुझ पर एक चीज़ बकाया है ना? नैना शर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन सिंघानिया ने अपनी पलकें उठाईं और सीधे उसे घूरा। उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। तुम प्रेग्नेंट हो, है ना? तुम एक बच्चे के साथ मुझे तलाक दे रही हो। क्या इसे वापस वहीं जाना कहते हैं जहां से शुरू किया था? गर्भवती। नैना शर्मा हैरान रह गईं और उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं।
आर्यन सिंघानिया को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला? नैना शर्मा के सिर में अचानक दर्द हुआ और उनके दिमाग में एक बात कौंधी। ऐसा लगा जैसे रिया ने कहा हो कि वह प्रेग्नेंट हैं। अध्याय 360 मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो 6। नैना शर्मा का दिमाग कुछ देर के लिए गड़बड़ हो गया था। उसे पता था कि उसने अपनी कोई ज़रूरी याददाश्त फिर से खो दी होगी। हो सकता है उसने आर्यन सिंघानिया के साथ कुछ किया हो या कुछ कहा हो, लेकिन अब उसे यह याद नहीं आ रहा था। नैना शर्मा थोड़ी घबरा गईं। उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। उन्होंने अपना निचला होंठ काटा, गहरी सांस ली और अपनी घबराहट और डर को दबाया। उसने सोचा कि भले ही उसे याद न हो कि उसने आर्यन सिंघानिया से क्या कहा था, लेकिन जो उसने कहा था उससे उसे तलाक लेने में ज़रूर मदद मिलेगी। उसे बस इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है और यह सही होगा। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनजाने में उसके हाथ आपस में मुड़ गए। उसे अचानक याद आया कि कल सुबह वह भी हॉस्पिटल गई थी। वह अंजलि राजपूत को ढूंढने गई और अंजलि राजपूत से एक सर्टिफिकेट जारी करने को कहा कि ईशा का बच्चा 6 हफ्ते का हो गया है। अगर उसने सर्टिफिकेट जारी किया होता तो वह आर्यन सिंघानिया को ज़रूर दिखाती। वह उसे बताना चाहती थी कि बच्चे का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सोचकर नैना शर्मा को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। उसने अपनी लार नीली और अपनी पीठ सीधी की। उसने एक एक शब्द कहा, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कल ही इस बारे में बता दिया था, है ना? नैना शर्मा की बातें थोड़ी ज़्यादा गहरी थीं। आर्यन सिंघानिया ने मना नहीं किया। उसने हाँ में सिर भी हिलाया। उसने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट भी दिखाया। नैना शर्मा मन ही मन राहत की सांस ले पाईं। तो ये बच्चा तुम पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेगा। जाहिर है इससे हमारे तलाक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नैना। आर्यन सिंघानिया अचानक हंस पड़े और नैना शर्मा की बात बीच में ही काट दी। नैना शर्मा की आवाज़ एक पल के लिए रुक गई और उन्होंने उलझन में आर्यन सिंघानिया को देखा। आपने कहा था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। आर्यन सिंघानिया ने अपना मुंह खोला और ये शब्द एक एक करके बोले। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सोफे पर रखा क्राफ्ट पेपर बैग उठाया और नैना शर्मा के सामने फेंक दिया। लेकिन मुझे सबूत पर ज़्यादा भरोसा है। प्रमाण। नैना शर्मा ने क्राफ्ट पेपर बैग को देखा और उसके दिल में बेचैनी की भावना पैदा हुई। ये धीरे धीरे बढ़ती गई और वह थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकी कि क्राफ्ट पेपर बैग के अंदर क्या है। मुझे यकीन है कि आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चा 4 हफ्ते का है या 6 हफ्ते का। आर्यन सिंघानिया की ठंडी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दी। नैना शर्मा का शरीर अनजाने में कांप उठा। जिस सीन से वह डर रही थी वह आखिरकार आ ही गया। कुछ चीज़ें सच में टाली नहीं जा सकती थीं। नैना शर्मा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं किसी को तुम्हें अबॉर्शन के लिए ले जाने का इंतज़ाम कर दूंगा। जिस दिन तुम इसे अबॉर्शन कराओगी उसी दिन हम डिवोर्स पर साइन कर देंगे। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ईशा। जिस पल उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, उसे पता था कि आर्यन सिंघानिया कभी भी उसका बच्चा नहीं चाहेगा। उसे लगा कि वह पहले से ही मेंटली तैयार है। लेकिन जब उसने उसे अपने कानों से यह कहते सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिल अब भी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह 1000 फीट की ऊंचाई से गिर गया हो। वह टुकड़ों में फट गया था, बिखर गया था और दर्द से घुट रहा था। नैना शर्मा के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। रोशनी में वह मौत जैसा पीला पड़ गया था। वह वहीं बैठी रही, लेकिन उसका शरीर जोर से कांप रहा था, जैसे वह अगले ही पल गिर जाएगी। आर्यन सिंघानिया की बातें बातचीत वाले लहजे में नहीं बल्कि कमांडिंग टोन में थीं। नैना शर्मा के दिल की गहराई में डर, घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और असल में वह अजीब तरह से होश में आ गई थी। उसने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। आर्यन सिंघानिया, तुम्हें मेरे बच्चे को छूने का कोई हक नहीं है। तुम अकेले नहीं थे जिनके साथ मैं उस रात सोया था।